हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज़ पर। और मैं गौरव सिंह आपके साथ, और हम पॉलिटी के एमसीक्यूज को कवर कर रहे थे। आज हम कुछ संस्थाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें निर्वाचन आयोग है, ठीक है जी। उसके अलावा फिर कुछ संशोधनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और हमें उम्मीद है कि एक शायद और नेक्स्ट क्लास में ये सारे पॉलिटी के एमसीक्यूज जो हैं वो पूरे हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो हमने जितना ज़्यादा प्रयास हो सकता था उतने ज़्यादा प्रयासों के माध्यम से सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वीडियो का एग्जाम जो था वो 17 मई को होना था। अब एग्जाम जो है 14 जून को पहुंच गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि और क्लासेस आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है जी। बताते हैं कि बताइए, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मान्यता कौन देता है, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि एक होती हैं राष्ट्रीय पार्टियां और एक होती हैं क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टियां वो होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर रही होती हैं और वहां पर उन्होंने इलेक्शन जीते होते हैं, ठीक है जी। विशेषताएं अलग होती है, विशेषता की हम बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी वो होती हैं जो 3 या 3 से अधिक राज्यों में या 4 राज्यों में जिन्होंने लोकसभा में 2% सीटें या फिर राज्य विधानसभाओं में 6% वोट प्राप्त किया हो, और वो क्षेत्रीय पार्टियां भी रही हों, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें ऑलरेडी प्राप्त हो, तब उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितनी हैं? नेशनल पार्टियां 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और इन राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा देने का कार्य जो है वो करता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार भी नहीं देती है, केंद्र सरकार भी नहीं देती है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं देते हैं, ये हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं, जिसको हम चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो है आपके संविधान के आर्टिकल 324 में। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 324 में। और पार्ट कौन सा है? पार्ट है 15। संविधान का भाग 15 जो है उसी में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया है। इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है जी। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको दर्जा देने का कार्य जो है वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, यहां पर भारत की बात कर रहा है, राज्य की नहीं कर रहा है, उनके द्वारा दर्जा दिया जाता है। और कोई आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टियां हैं, तो 6 नेशनल पार्टियां हैं वर्तमान में, ठीक है जी। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता रहता है, ठीक है। उसमें बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी शामिल है, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति दी गई है, ठीक है। देखिए, जब हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो सीधा सीधा आर्टिकल 324 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 324 की। तो आपको आर्टिकल 324 जो है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी, कि आर्टिकल 324 में क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 324, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात ही कर ली है। संविधान के भाग 15 में, कौन से में? भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है जी। पूछ रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है। देखो जी, जब कोई संस्था का जिक्र जो है वो भारत के संविधान में किया गया हो, किसमें किया गया हो? भारत के संविधान में किया गया हो, तो ऐसी संस्थाएं क्या कहलाती हैं? संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें संविधान की शक्ति प्राप्त होती है, तो संवैधानिक संस्था कहलाती है, ठीक है जी। तो संवैधानिक निकाय कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, आर्टिकल 324 के तहत संवैधानिक निकाय है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, पूछ रहा है कि बताइए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है जी। चुनाव आयुक्त की जब हम कार्यकाल की बात करते हैं तो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है जी। और कार्यकाल जो है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, ठीक है जी। तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर 5 और 65 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर 6 और 65 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 324 जो है, ऑप्शन नंबर बी,
ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, इसलिए हम बहुत ही रैपिड मोड में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसका मतलब ये है संघ लोक सेवा आयोग की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 315 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 315 की। उसने पूछा है कि बताइए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, जब हम संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं तो ये कार्यकाल मात्र 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। 6 या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, वही जिस तरीके से निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल होता है उसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल भी होता है। इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा? यहां पर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाता है, हटाया भी प्रेसिडेंट द्वारा जाता है। हटाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है जी, लेकिन जब हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो वहां पर नियुक्ति जो है वो करते हैं राज्य के राज्यपाल, और जो हटाने का कार्य है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इतना ही डिफरेंस है राज्य लोक सेवा आयोग में। ठीक है जी, तो याद रखिएगा 6 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताइए संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष कौन से हैं? देखिए जी, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये तो पुराना क्वेश्चन था जिसमें 507 के क्वेश्चन की बात की गई है, लेकिन जो अभी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनकी नियुक्ति 2025 में की गई थी उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार जी जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, और मुझे उम्मीद है कि अभी तो ये काफी लंबे समय तक रहेंगे क्योंकि 27-28 तक, तो वर्तमान में इन्हीं का नाम याद रखिएगा क्योंकि। ठीक है जी, तो याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है जी, नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा है? प्रेसिडेंट द्वारा। हटाना प्रेसिडेंट द्वारा। मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी केंद्र की कोई संस्था आए तो उसके बारे में याद रखिएगा कि केंद्र की संस्था में जो भी अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो हमेशा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है जी, 95% केसेस में आप राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप सीधा किस पे जाइए? राष्ट्रपति पर चले जाइए। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, बात करते हैं, इन्होंने पूछा हुआ है कि बताइए ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का सूचक है। किसका है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सूचक है। देखिए जब हम ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम की जो शुरुआत है सबसे पहले 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव में। ठीक है जी, एर्नाकुलम पेरबूर विधानसभा क्षेत्र में शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले जो 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी एर्नाकुलम में, और लगभग 50 बूथों पर, 50 बूथ संख्या होती है, 50 बूथों पर ईवीएम मशीन का जो है वो शुरुआत की गई थी। लेकिन बाद में 1992 में सरकार ने संशोधन करके 1992 में संशोधन किया, और 1992 में संशोधन किया था, और 1998 में जो चुनाव होते हैं, अब लोकसभा सांसद के चुनाव होते हैं और लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है जी, व्यापक रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, बस आपने देखा होगा कि जो ग्राम सभा के चुनाव होते हैं उन्हीं में ईवीएम का मशीन का प्रयोग नहीं होता है, अन्यथा विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी के चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तो ये सारी जो फैक्ट है आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कहां से उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, बात करते हैं निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय कर सकता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हमने कहा था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वही एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का समाधान कर सकती है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यहां पर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च व्यक्ति हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा, सर्वोच्च व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की संस्था द्वारा ही समाधान होगा। ठीक है, और ये जो बात है
ये आपके संविधान के आर्टिकल 71 में कही गई है। किसमें कही है? आर्टिकल 71 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए जी, निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो सबसे पहले 1950 में कर दी गई थी। ठीक है जी, और सबसे पहला जो चुनाव है वो 1952 में कराया गया था, फरवरी 1952 में। ठीक है, उसी के साथ लोकसभा के पहले चुनाव कराए गए थे। ठीक है जी, आपको पता भी होगा। और पहली निर्वाचित सरकार जो है उसने मई 1952 से कार्य करना शुरू किया था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 1950 की है, पहले चुनाव 1952 में। बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो संविधान के आर्टिकल 315 में ही इसका जिक्र किया गया है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। और जब हम राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं तो वो किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, जो सदस्य हैं उनको कौन हटाता है, पद से कौन हटाता है, तो याद रखिएगा ये कार्य जो अधिकार है ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो नियुक्त करने का अधिकार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो, अध्यक्ष हो, नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। लेकिन अगर हटाना है तो किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्योंकि आप राज्य लोक सेवा आयोग की जब बात करते हैं तो आप ऐसा करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है, अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की गई है, तो हटाने का कार्य भी राज्यपाल को सौंप देते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं किया गया है। ठीक है जी, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? ठीक है जी, तो 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में देखिए जी, संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, लेकिन पारसी भाषा एक ऐसी है, पर्शियन भाषा क्योंकि भारत की नहीं है, भारत में नहीं बोली जाती। ठीक है, तो ये भाषा वैसे भी फारस के लोगों द्वारा ही बोली जाती है, तो ये भाषा संविधान में नहीं है। ठीक है जी, भाषा की बात कर लेते हैं। जब 8वीं अनुसूची आई है तो इससे संबंधित बातें कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची जो है वो उसमें क्या बात कही गई है? भाषा से रिलेटेड की गई। अभी तक वर्तमान में अगर हम मूल संविधान की बात करें, किसकी बात करें? मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। लेकिन जब अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी जोड़ा गया था? सिंधी भाषा, याद रखिएगा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है जी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और उसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है जी, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बाद में 3 ऊपर। इसको आप याद रख सकते हैं नमक की ट्रिक से, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इसको याद रख सकते हैं BDMS। ठीक है, बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा ही होगा, बोर्ड मास के रूल से आप इसको याद रख कर सकते हैं, BDMS बोर्ड मास का रूल। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथली। ठीक है जी, याद रखिएगा। और अगर आपके ये भी याद नहीं आता तो अगर आप इसको जोड़ दें 21 और 71 को तो 92 बनता है। ठीक है, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन जो है वो मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित करने की बात कहता है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15%, कितना? केवल 15% ही मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात की गई है भाषा की, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। इससे बाहर इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं होती कि पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन इतना तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अभी पहले क्वेश्चन की बात की है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता? देखिए, जब हम राज्य के वित्त आयोग की बात करते हैं तो राज्य का वित्त आयोग जो है वो है आर्टिकल 243 के आई में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 243 आई में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की जब हम बात करते हैं तो ये संविधान के आर्टिकल 315 में इसके बात कही गई है।
विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं ये तो विश्वविद्यालय अधिनियम यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है 1956 का है, ठीक है, 1956 का है। और एडवोकेट जनरल की बात की गई है, ठीक है जी। तो यहां पर पूछा है कौन सा राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता, पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है जी। तो अभी अभी हमने बात की थी राज्य लोक सेवा आयोग के, ठीक है जी। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो नियुक्त तो राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इनको हटाने का कार्य किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हटाने का शक्ति जो है वो किसको सौंपी गई है? राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? ठीक है जी। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। तो वो वर्णन जो है किसी न किसी आर्टिकल में किया होगा। जैसे विश्वविद्यालय, जैसे हम प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें और इसकी बात करें, तो संवैधानिक संस्था जो है वर्तमान में से एक ही ऐसी संस्था है आर्टिकल 324 के तहत, जो संविधान के भाग 15 में दी गई है, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये इसका भी जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, ना इसका किया गया है, ना इसका किया गया। ये सब संविधान संसद ने अधिनियम बनाकर इन संस्थाओं की स्थापना की है, इसलिए ये संविधानेतर संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये संस्था कैसी है? संवैधानिक संस्था है। तो इनका जिक्र जो है वो संविधान में उस तरीके से नहीं है, तो संविधान संसद ने इनके लिए नियम बनाए हैं। संविधान में जिक्र केवल किसका है? निर्वाचन आयोग का किया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं, अभी एक मिनट रुकिएगा। ये रहे जी, ठीक है जी। बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हमने अभी अभी बात की थी। बताइए कि वो अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? देखिए जी, वार्षिक रिपोर्ट का मतलब है कि पूरे एक साल का जो लेखा जोखा है उस पर क्या हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो यहां पर रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस तरीके से याद रखिएगा, जो व्यक्ति नियुक्त करेगा, ठीक है जी, जो भी व्यक्ति नियुक्त करेगा वही व्यक्ति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति भी। तो ये अपनी रिपोर्ट भी राज्य के राज्यपाल को ही सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राज्य के राज्यपाल को। इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जिक्र जो है भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में किया गया है, ठीक है जी, याद रखिएगा। बताइए भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत में मान्यता जो है, राजनीतिक दल दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं राष्ट्रीय दल और एक होते हैं क्षेत्रीय दल। कौन से होते हैं? क्षेत्रीय दल। इन दोनों को ही मान्यता देने का कार्य जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। दोनों को ही, इसमें कोई क्षेत्रीय और राजनीतिक वैसे पार्टी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ठीक है जी। देखिए जी, आप याद रखिएगा, इसको मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। पहले तो चुनाव जो है वो राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव कराने का कार्य जो है वो किसका है? इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है जी। लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों का चुनाव भी किसके द्वारा कराया जाता है? इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है। उसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, विधानसभा, ठीक है जी, और जितने राज्यों में विधानसभाएं हैं, ठीक है जी, जितनी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, उन सभी में चुनाव कराने का कार्य जो है किसके द्वारा कराया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो इसमें लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल कितना बचा? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, जो स्थानीय निकाय होती हैं, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं, वो कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए जो आर्टिकल की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 243 के में
राज्य निर्वाचन आयोग के बाद की गई है, जिसे राज्य विधानमंडलों द्वारा ठीक है जी स्थापित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ इसके बारे में बता दो, राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। इनका जो चुनाव, इनका जो कार्य है वो स्थानीय निकाय जो होते हैं, ग्राम पंचायत प्लस नगर निकाय, दोनों का चुनाव कराने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का ही होता है। ठीक है जी, इन सब का कार्य याद रखिएगा। ठीक है जी, मैंने दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको याद रखिएगा। प्रथम निर्वाचन कब संपन्न कराया गया था? ठीक है जी, लोकसभा के लिए जब हम बात करते हैं तो 1952 में, फरवरी 1952 में चुनाव संपन्न करा लिए गए थे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है जी, तो कितनी भाषाएं मान्य हैं? देखिए जी, यहां पर ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है जी, गलत इस मामले में हो गया है क्योंकि जब हम वर्तमान की बात करते हैं ठीक है, जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो कितनी भाषाएं मान्य हैं, तो टोटल जो है वो तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है जी, क्या नहीं है? ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आप कुल संख्या जो याद रखिएगा 22 याद रखिएगा। मूल संविधान से रिलेटेड भी हमने बता दिया, मूल संविधान में 14 होती हैं, वर्तमान में 22 हैं। ठीक है, संविधान जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अभी अभी बात की थी 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाती है वही राज्य के वही मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर जब हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो वो उसका कार्यकाल जो है 65 ना हो और 62 होता है। कितना होता है? 62 होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य जो है वो कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये भी आप क्वेश्चन किया हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अब ये भी बात की थी, राष्ट्रपति। जितनी भी केंद्र की संस्थाएं हैं उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टार लगा के रखिएगा। बताइए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन सा सही है? लोक सेवा आयोग के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए, संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में दिया गया है। जब हम पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट जो है वो है 14। कौन सा है? 14 पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। राज्य लोक सेवा आयोग से कोई संबंध नहीं होता है, ये दोनों पृथक संस्थाएं हैं। लेन देन का कोई कार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके सारे सदस्य लोक सेवा आयोग के सदस्य से लिए जाते हैं, यह भी गलत है। ऐसा नहीं होता क्योंकि सारे सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपने नियम होते हैं इन्हीं के। ठीक है जी, तो राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, तो बस इतना ही याद रखना है। ठीक है जी, कि दोनों संस्थाएं पृथक रूप से कार्य करती हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र। प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? 1952 में कराए गए थे। आम चुनाव का मतलब होता है कि लोकसभा के चुनाव कब कराए गए थे। ठीक है जी, बताइए, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? मैं आपको बता दूं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है जी, डीपीएसपी संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 के ए जोड़ा गया था, जिसमें क्या कहते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधित जो क्या कहते हैं प्रावधान थे वो सब जोड़े गए थे। ठीक है जी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए जी, एक बात और बता दूं, डीपीएसपी में केवल एक ही आर्टिकल ऐसा है 38 का क्लॉज 2 जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और एक आर्टिकल है 43 का बी जो 97वें संविधान संशोधन से सहकारी समिति जोड़ी गई। उसके अलावा जितने भी संशोधन हैं वो सारे के सारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है जी, तो अगर आपके दो याद हो जाते हैं, 38 वाला और 38(2) और 43(b),
तो उसके अलावा जो बचे सारे वो 42वें संविधान संशोधन से आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा 1976 में संशोधन किया गया था। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। देखिए जी, इंदिरा गांधी जी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उसी अधिनियम में यह कहा गया था कि आर्टिकल 53 जो है, ठीक है जी, जिसमें कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन वहां पर यह कहा गया था कि मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। लेकिन कहीं पर भी यह बात नहीं कही गई थी मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी या नहीं होगी। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ दिया गया और कह दिया गया कि जो सलाह है मंत्रिपरिषद की वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। कैसी होगी? बाध्यकारी होगी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 42वें द्वारा तो बाध्यकारी कर दिया गया, आपका आंसर तो हो गया 42। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो मोरारजी देसाई जी की सरकार में किया गया था, उसमें यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो जो सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है उस पर एक बार पुनर्विचार किया जा सकता है। ठीक है जी, कितनी बार किया जा सकता है? एक बार पुनर्विचार किया जा सकता है। यदि वो सलाह दोबारा भेजी जाती है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन एक बार पुनर्विचार किया जा सकता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है जी, कौन से? 44वें संविधान। तो इसके आधार पर क्योंकि बाध्य पूछा है तो 42 लगाइएगा। अगर आपके पास आया कि पुनर्विचार, क्या आया? पुनर्विचार आया, तो आपको लगाना है केवल 44वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? देखिए जी, जब हम आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल जो है ये लिया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये तो आपको सभी को पता ही जी। नहीं, ये तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी आपातकाल उपवन जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक है जी, संविधान के भाग 18 में, ठीक है जी, भाग 18 में 300 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल प्रावधानों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक आर्टिकल है 352 जिसमें आपातकाल की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है जी, आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है, जो संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है उसके बारे में बात करता है। ठीक है जी, और तीसरा जो आर्टिकल है 360 वो बात करता है वित्तीय आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल की। ठीक है जी, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया गया है, नहीं लगाया गया है। ठीक है जी, जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो अभी तक 3 बार, कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार लगाया जा चुका है। 3 बार में से 2 बार तो लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर। ठीक है जी, राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन जो तीसरी बार लगाया गया था 1972 में, तो यहां पर जो आपातकाल लगाया गया था वो लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है जी, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए भी 3 आधार दिए गए हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, जिसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया था। वहां पर आंतरिक अशांति शब्द, आंतरिक अशांति शब्द पहले था, अब उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है जी, आई थिंक जी हाँ, सशस्त्र विद्रोह था पहले, उसमें अब आंतरिक अशांति जोड़ दिया गया है। ठीक है जी, तो ये शब्द जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि अभी तक अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार की गई है? 1 बार की गई। लेकिन अगर पेपर में यह आए कि भारत में आपातकाल की उद्घोषणा कितनी बार की जा चुकी है, तो आप आंसर लगाएंगे 3। कितना लगाएंगे? 3 लगाएंगे। अगर कोई पूछे वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कितनी बार की गई है, तो आप लगाएंगे कभी नहीं की गई है। ठीक है जी, तो आप ये सभी चीजें जो हैं याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, भारत में किस अनुच्छेद
भारत में किस वर्ष में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? अभी अभी मैंने बताया कि आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की गई है। ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय क्षेत्र के पूर्ण राज्य, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है पूर्ण राज्य का। देखिए जब आपके पेपर में यह पूछा जाए कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 1974 द्वारा सिक्किम को दिया गया था सहयुक्त राज्य का दर्जा। सिक्किम को आर्टिकल 2A के तहत अनुच्छेद 2A में जोड़ा गया, इसको सहयुक्त राज्य दे दिया गया, सहयुक्त राज्य का। लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का। याद रखिएगा जब सिक्किम को भारत में मिला गया था तो सिक्किम में उस वक्त चोग्याल वंश का शासन था। ठीक है, चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। तो उसने पूछा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है, तो इसमें लिखा होगा 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये 35 भी याद रखिएगा, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन रहने का अधिकतम समय कितना है। ठीक है, जब हम 356 की बात करते हैं, ठीक है जी, किसकी बात करते हैं? 356, तो ये बात करता है राष्ट्रपति शासन के। राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। अधिकतम की सीमा की बात करेगा, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि 1 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाना है तो उसके लिए वहां की स्थितियां मैटर करती हैं कि यदि चुनाव आयोग कह देता है कि वहां पर चुनाव नहीं किया जा सकता या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा उस क्षेत्र में की गई है, तो तभी 1 वर्ष से आगे के लिए बढ़ाया जाता है, अन्यथा 1 वर्ष में ही कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन इसमें पूछा है कि अधिकतम समय के लिए कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, तो याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है जी। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन है वो कब तक के लिए लगाया गया था, तो आप याद रखिएगा कहां लगाया गया था? पहली बार जहां तक मुझे याद है पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें टोटल विषय जो हैं कितने हैं? 29 विषय हैं। और ये अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। किससे है? ग्राम पंचायत। ठीक है जी, याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन के द्वारा सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है? यहां पर जो सेवा प्राधिकरणों की बात करते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो ट्रिब्यूनल जो है आपके संविधान के भाग 14 में ए में इनका गठन किया गया है। और ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ी गई हैं। किसके द्वारा जोड़ी गई हैं? 1976 के। तो याद रखिएगा संविधान के भाग 14 में इनको वर्णन किया गया है, पहले ये संविधान में नहीं थी। निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया है? देखिए जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल में आज तक एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो किया गया है इंदिरा गांधी जी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। ठीक है जी, यही शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है इसका। ठीक है जी। बताइए संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? देखिए जब हम मौलिक अधिकार की कैटेगरी की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार को जो हटाने का जो कार्य है
वो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। पहले मौलिक अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार जो था, वो संविधान के भाग 31 में दिया गया था, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था। लेकिन अब ये जो है, ये संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है, और अब ये मौलिक अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार, या फिर इसको कानूनी अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो अब ये संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, कैसा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है 44वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? देखिए जी, यहां पर शब्द आया है राष्ट्रीय आपातकाल, तो कितनी बार? 3 बार। अगर वो आंतरिक अशांति पूछता तो आप लगाते केवल 1 बार। ठीक है जी। कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन जो है वो संविधान के भाग 20 में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 20 में। और यहां पर एक ही अनुच्छेद है जो है 368। संविधान संशोधन जो है वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से ये संशोधन की जो शब्द है, ये शब्द लिया गया है। तो आर्टिकल 368 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बैठता है। ठीक है जी। नारी वंदन विधेयक, देखिए जी, नारी वंदन विधेयक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पेपर में भी अब आने की संभावनाएं जो हैं इसकी बढ़ गई हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि 128वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा नारी वंदन विधेयक में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। अर्थात 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है नारी वंदन विधेयक में। ठीक है जी। लेकिन ये लागू कब होता है इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। बयालीसवें संविधान संशोधन के पूर्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है जी। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और एक है क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, अर्थात धार्मिक संरक्षण का अधिकार जिसको हम बोलते हैं। धार्मिक संरक्षण के अधिकार में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात की गई है। कैसे की गई है? आर्टिकल 25 से 28 तक। और यहां पर पूछा है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग होता है, मतलब कि संशोधन से पहले, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है वो प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, संविधान का आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 जो है वो इस शब्द को पहले से ही उजागर करता है। वो बताता है कि हमारा जो देश है वो कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि यहां पर सभी धर्मों को उनके मान्यताओं के आधार पर आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, संविधान के किस संशोधन द्वारा आर्टिकल 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यह किया गया था राजीव गांधी जी की सरकार में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। तो याद रखिएगा, 21 वर्ष से घटाकर मतदान देने की आयु कितनी वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा 51A को शामिल किया गया है? ठीक है जी। ये बात कर रहा है एक्चुअल में 51A जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज से, मौलिक कर्तव्य, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसने पूछा है कि क्योंकि इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया था। पहले इसमें 10 ड्यूटीज हुआ करती थी। कितनी थी? 10। उसके बाद इसमें हो गई है 11वीं। तो इसने पूछा है कि ये जो क्या है, जो 51 का ऑप्शन के है, ये कब जोड़ा गया है? तो मैं आपको बता दूं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए उनके अभिभावक हो, उनके प्रतिपाल्य हो, ठीक है, उनके माता पिता हो, का यह अधिकार होगा
कि वे अपने बच्चों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है जी, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है जी, बात करते हैं किस केस में यह निर्धारित किया गया है कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियां होती हैं? तो ये बात जो है ये कही गई है गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में 1967 में यह बात कही गई थी। ठीक है जी, तो आप केवल इतना ही याद रखिए, संविधान में संशोधन जो है संसद की एक विधायी शक्ति है, जिसे गोलकनाथ केस में की गई थी। गोलकनाथ केस एक्चुअल में प्रियम्बल से रिलेटेड था, जिसमें यह पूछा गया था कि बताइए क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। हालांकि गोलकनाथ केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में ही संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है? ये बात करता है ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए सरकार ने 10% रिजर्वेशन की बात की है, और ये रिजर्वेशन जो है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किया गया है। ठीक है जी, 103वां संविधान संशोधन है ईडब्ल्यूएस। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए आपातकाल की उद्घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की उद्घोषणा परिभाषित की गई? देखिए, जब हम आपातकाल की उद्घोषणा की परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा जो है वो ऑप्शन नंबर जो सी जो है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 366 का क्लोज 18 जो है वो परिभाषा की बात करता है कि आपातकाल की परिभाषा क्या होगी एक्चुअल में। उसने पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभी तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो एक ही बार किया गया है, और वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है जी, याद रखिएगा। पूछा है कि संवैधानिक संशोधन दल बदल पर कानूनी रोक लगाता है? तो मैं आपको बता दूं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ही 10वीं अनुसूची संविधान में स्थापित की गई थी, जिसमें दल बदल के आधार पर जो विधायक और सांसद होते थे वो दल बदलते थे, उस पर कानूनी रोक लगा दी गई थी। और 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। ठीक है जी, याद रखिएगा। और 91वां संविधान संशोधन आपको मैंने बताया था कि ये मंत्री परिषद के आकार को 15% करता है। कैसे करता है? 15% कर देता है। पूछा है कि बताइए संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह संशोधन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई थी व्यवस्था। तो यहां पर 7वां संविधान संशोधन है, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए अनुसूची 9 की बात कर रहा है। ठीक है जी, तो 9वीं अनुसूची हमने बताई थी कि यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं? भूमि सुधार से संबंधित कानून दिए गए हैं। ठीक है जी, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम 550 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे, जिसमें हम और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।